SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर हमेशा अपना खास फजल करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, एटियोलॉजी ऑफ आइज, विजुअल प्रॉब्लम्स, विजुअल डिसऑर्डर एंड विजुअल इम्पेयरमेंट किन डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें विजुअल डिसऑर्डर, कौन सा विजुअल डिसऑर्डर है? ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा, TRACHOMA, ट्रैकोमा। इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट्रैकोमा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरियम डिजीज़ है, ठीक है, या बैक्टीरियम डिसऑर्डर है। इन्फेक्शन की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पर्सन की आइज़ में, उसके आईलिड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो कॉर्निया इसमें ब्लरी हो जाता है। जब कॉर्निया के ऊपर आईलैशेस जो हैं वो इनवर्ड साइड पे मुड़ जाते हैं, अंदर वाली साइड पे मुड़ जाते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसऑर्डर और डिजीज ऑफ द आई। जो बैक्टीरिया है उसका नेम क्या है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है? उस बैक्टीरिया का नेम है बिकॉज बाय बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस। बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस उस बैक्टीरियम का नेम है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है, मीन्स के ये आगे फैलता कैसे है, इसका फैलाव कैसे होता है, ठीक है, बढ़ता कैसे है। बिगिंस विद माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स। आईलिड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है? सोजिश हो जाना, आईज का स्वेल हो जाना। आईलिड जो है वो स्वेल हो जाता है अंदर वाली साइड से, आईलिड निचली साइड से। ठीक है, आईलिड अपने इनर साइड जो आईलिड की होती है वहां से ये स्वेल हो जाता है। पस डिस्चार्ज होती है आईज से। ठीक है, आईज डेवलप्स द आईज टर्न रेड, आईज रेड हो जाती हैं। एंड इरिटेटेड, पेशेंट इरिटेशन फील कर रहा होता है, इचिंग हो रही होती है उसकी आईज में। ठीक है, पस डिस्चार्ज हो रही है, जाहिर सी बात है पस डिस्चार्ज हो रही है, पस म्यूकस कहते हैं, पस कहते हैं इसको। तो वो जो मादा है वो जब डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर की तरफ को निकल रहा है, तो पेशेंट अपनी आईज को रब करता है। जब वो रब करता है आईज को तो क्या होता है कि वो पेशेंट की आईज पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। जाहिर है ईचिंग हो रही है तो उसने रब तो करना है अपनी आईज को। इरिटेशन फील कर रहा है, पस निकल रही है तो इरिटेशन भी पेशेंट को होगी। आईलिड स्वेलिंग एंड रिपीटेड इन्फेक्शन लीड टू स्कारिंग ऑफ द आईलिड। ठीक है, वो ही बात है, आईलिड के ऊपर स्कारिंग हो जाते हैं जब इन्फ्लेमेशन बार बार कंटिन्यूसली हो रही है, स्वेलिंग होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इचिंग भी होगी, वैसे वैसे जो है वो आईलिड के ऊपर स्क्रैच भी पड़ेंगे, मतलब जख्म हो जाते हैं, आईलिड के ऊपर निशानात पड़ जाते हैं। आईलिड टर्न इनवर्ड अ कंडीशन। आईलिड जब अंदर की तरफ मूव कर जाता है, अंदर की तरफ क्लोज हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? जब ऐसी हालत हो जाती है पेशेंट की तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस, TRICHIASIS, ट्रिकियासिस। स्क्रैचिंग द कॉर्निया, और कॉर्निया के ऊपर जब आईलिड अंदर की तरफ को मुड़ जाएगा तो कॉर्निया के ऊपर भी फिर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, निशानात पे। जाहिर सी बात है जब आईलैशेस अंदर की तरफ, सॉरी आईलिड नहीं, आईलैशेस, तो आईलैशेस जो आंखों के जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो अंदर की तरफ को मुड़ जाएंगे तो फ्रंट पे तो कॉर्निया होता है, वहां पे जब वो आईलैशेस बार बार टच हो रहे हैं तो वो कॉर्निया ब्लरी हो जाएगा, कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, और स्क्रैचेस पड़ने की वजह से लाइट अंदर पूरी तरह से जा नहीं सकेगी, और क्या होगा? कॉर्निया ब्लरी हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। कंटिन्यूसली स्क्रैचिंग एंड इन्फेक्शन, कंटिन्यूसली जो है वो स्क्रैचिंग पड़ते रहते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। कॉज क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया क्लाउडी हो जाता है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ।
विच में रिजल्ट इन स्वेयर विजुअल इम्पेयरमेंट। इसकी वजह से जब कॉर्निया बिल्कुल ब्लरी हो गया तो इसका क्या मतलब है कि स्वेयर विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है पेशेंट को, और ब्लाइंडनेस, और या फिर टोटल ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। इट्स अनट्रीटेड अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। अगर ये माइल्ड लेवल पे है, जब स्टार्टिंग में आईलिड के अंदर स्वेलिंग हो रही है, तो इसका क्योर है, इसको मौके पे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके बाद जब ये स्वेयर फॉर्म में चला जाएगा तो फिर इसकी बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देन एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब होता है? वो अमराज का फैलाव, मर्ज फैलता कैसे है या कहाँ पे फैलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम प्रेवलेंस देखेंगे कि शर्रा कितनी है, कहाँ पे है, कौन से इलाकों में ये ज्यादा फैलता है, ठीक है। इसकी प्रेवलेंस क्या है? इज हाई इन पुअर अफ्रीकन कंट्री। पुअर अफ्रीकन कंट्री, अनडेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे इसकी शर्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी प्रेवलेंस हाई है वहाँ पर। तो कितने परसेंट है इसकी प्रेवलेंस? 80 to 85% इसकी शर्रा है कि 80 to 85% जो पीपल्स हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं या होते हैं। मोस्टली इफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। 5 साल की उम्र में मोस्टली बच्चे जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। और इनकी शरह कितनी होती है? इनकी शरह से इसकी ट्रांसमिशन होती कैसे है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। जैसा कि ट्रैकोमा के साथ एक इंडिविजुअल है, उसके पास कोई दूसरा पर्सन बैठा होगा तो उसको भी ये हो सकता है, ट्रैकोमा हो सकता है। उसके नोज से फ्लूइड बह रहा है या फिर उसकी आई से फ्लूइड निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके पास बैठने वाले शख्स भी इस चीज में मुब्तला हो सकते हैं। इसमें देखते हैं स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट करने की वजह से होता है, फैलता है ये। स्प्रेड मीन क्या होता है? फैलना। फ्रॉम पर्सन टू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता कैसे है, ठीक है। तो ये स्प्रेड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने में, बॉडी टच हो रही है, ठीक है, इससे भी ये फैलता है। तो शेयर यूज ऑफ contaminated 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 items का क्या मतलब होता है? आलूदा आइटम्स, लाइक टिश्यूज, हैंड कर्चिफ्स क्या होता है? रुमाल, HANDCHREIEF, कर्चिफ, हैंड कर्चिफ। इन दोनों के सेंटर में पॉज नहीं देना, हैंड कर्चिफ एक ही वर्ड है। तो हैंड कर्चिफ, आप हैंड उसका रुमाल यूज कर रहे हैं, उसके टिश्यूज यूज कर रहे हैं, या फिर उसके ऐसे आइटम्स, ठीक है। उस आलूदा मीन के वो उस इंडिविजुअल जो कि ट्रैकोमा के साथ है, उसके जरासीम उस आइटम के साथ लगे हुए हैं, वो आलूदा उन जरासीम से, तो आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके कपड़े नहीं यूज कर सकते, उसका टॉवल नहीं यूज कर सकते हैं, उसका शैम्पू नहीं यूज करते, उसका सॉप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, या उसके साथ कोई भी बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसकी स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस इसकी 4 हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ट्रैकोमा। नंबर 1 है अर्लीस्ट स्टेज। अर्लीस्ट स्टेज में क्या है? इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग इन आईलिड। इसमें सिर्फ हमारी जो अर्लीस्ट स्टेज है, इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो आईलिड है वो स्वेल हो रहा था, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें जी इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग ही होता है जी, ठीक है। तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पस नहीं निकलती, जस्ट इतना ही होता है कि स्टार्टिंग में इन्फ्लेमेशन हो रही है। यहाँ पर ये बहुत माइल्ड लेवल का होता है। अगर यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाए तो इजीली ट्रीट हो सकता है। अगर इसके बाद इसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट जो है वो टोटल ब्लाइंडनेस या फिर स्वेयर विजुअल इम्पेयरमेंट में फॉल कर जाता है। सेकेंड स्टेज क्या है इसकी? इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज हमारी क्या होती है? दरमियानी स्टेज होती है, ठीक है, स्टार्टिंग के बाद वाली जो होती है, अर्ली स्टेज के बाद जो आती है। इंटेंस इन्फ्लेमेशन, इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन की, स्वेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है। पहले ट्रीट नहीं किया, पहली स्टेज में उसको ट्रीट नहीं किया तो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ गई आईलिड में। एडवांस स्टेज, थर्ड स्टेज क्या है? एडवांस स्टेज, आईलिड स्कार्स। थर्ड स्टेज में क्या है कि वो पस निकलना शुरू हो जाती है, म्यूकस निकल रहा होता है, ठीक है, आईलिड के ऊपर स्कार पड़ जाते हैं, आईलिड अंदर की तरफ को, सॉरी आईलैशेस अंदर की तरफ को टर्न कर जाते हैं, तो वो आईलिड के ऊपर बार बार लग रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो आईलिड कॉर्निया के ऊपर स्कार्स पड़ जाएंगे, कॉर्निया ब्लरी हो जाएगा, कॉर्निया धुंधला हो जाएगा, तो पेशेंट को विजुअल इम्पेयरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। स्वेयर स्टेज एंड लास्ट स्टेज, इंटर्न ऑफ आईलैशेस। इसमें भी यही है कि आईलैशेस अंदर की तरफ को मूव कर देते हैं, कॉर्निया के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं, ठीक है।
ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाए? अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये वाहिद डिसऑर्डर ऐसा है, बाकी जितने भी डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं या इससे आगे रिमेनिंग डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे, वो सब के सब क्या हैं, क्योरेबल नहीं है। वो मैनेज, उनको किसी ना किसी हद तक मैनेज किया जा सकता है। जैसे हमारी ऑप्टिक ग्लूकोमा है, उसको हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। कैटरैक्ट है, उसको हम आई ग्लासेस के जरिए या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद एल्बिनिज्म है, उसमें भी हम कलर ग्लासेस दे देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा डिफरेंट और हैं, ठीक है। तो उनमें ट्रीट इस तरह मैनेज किया जा सकता है। लेकिन वाहिद ये एक डिसऑर्डर ऐसा है, डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट किया जा सकता है माइल्ड लेवल पे। लेकिन अगर ये स्वेयर या एडवांस स्टेज पे आ चुका है तो फिर इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। और पीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आता है जी। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक थेरेपी में क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को। ओरल मेडिकेशन किया जाता है। ओरल मेडिकेशन जो हम अदवायात खाने के लिए जो डॉक्टर देते हैं, ठीक है, जो हम मुंह से खाते हैं वो वाली अदवायात होती हैं। सर्जिकल करेक्शन की जाती है सर्जरी के जरिए इन एडवांस स्टेजेस में आके सर्जरी जो है वो की जा सकती है। थर्ड स्टेज में आके जब पेशेंट ट्रेकियासिस में होता है, जिसको हम कहते थे ना कि जब आई लैशेज अंदर की तरफ टर्न हो जाएं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इसको ट्रेकियासिस कहते हैं। तो ट्रेकियासिस क्या है? जब इंसान ट्रेकियासिस स्टेज में होता है, मींस के एडवांस स्टेज में होता है, तो यहाँ पे इसकी सर्जरी की जा सकती है पेशेंट की। प्रिवेंशन, इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड फेस वॉशिंग। पेशेंट जिसको ट्रैकोमा है उसको आप जो है वो रिकमेंड करें कि वो रेगुलर अपने हैंड वॉश करे, अपना फेस वॉश करे, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपने पर्सनल आइटम्स उसके साथ शेयर ना करें। अपने रुमाल, अपना गज, अपना दुपट्टा, बाकी अपने कपड़े, अपने बिस्तर, ठीक है, अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ है उसके साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। अपना जूता भी शेयर ना करें। यही डिसऑर्डर था आज का हमारा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर है और इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्म्स भी हैं, तो आप उसके लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग कुछ रेटिनल डिसऑर्डर्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। देन इसमें कोई एडिशन करना चाहें? ओवर टू मिस तैयबा। ओके, सबसे पहले तो हमने ये जो ट्रैकोमा पढ़ा है, ये इनिशियल स्टेज है किसकी? जो कंजक्टिवा का डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। जहाँ कहीं पे भी आइटिस का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब है कि उस एरिया में या उस पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको अफेक्ट करता है, तो वो है क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटिस। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, और ये गंदगी की वजह से फैलते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिसर्च में आज हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, कोई क्वेश्चनर हम डेवलप करते हैं और उसके थ्रू डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उस डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, जिसको हम इन शॉर्ट SPSS भी बोलते हैं। अब उसमें डेटा को एंट्री की जाती है, डेटा एंटर करते हैं तो वो हमें कोड्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं, न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने 5 टाइप लिकर्ट स्केल की बात की थी। ये एक रेटिंग स्केल है। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शंस होती हैं, जैसे एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। हम क्या करते हैं कि 1 दे देते हैं एग्री को, 2 स्ट्रांगली एग्री को, न्यूट्रल को 3, डिसएग्री को 4 और स्ट्रांगली डिसएग्री को 5। अब 5 ऑप्शंस को जब हमने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर दी, डिफरेंट नंबर्स असाइन कर दिए, तो ये नंबर्स हम पुट करेंगे उस फॉर्म के अंदर, यानी जो वहाँ हमारा SPSS है उस सॉफ्टवेयर में हम डाटा एंट्री करने के लिए ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसको फर्दर एनालाइज करेंगे। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास 2 तरह का एनालिसिस यूज़ होता है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, नंबर 2 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट डेटा, यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगाते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब लगाते हैं?
जब हमने ये अंदाज़ा करना हो कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारे सैम्पल के अंदर नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं या नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी हैं, या हमने विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स से डेटा लिया है, तो हम देखेंगे कि उसमें ब्लाइंड कितने हैं, लो विजन कितने हैं, पार्शली साइटेड कितने हैं। तो हम ये चीज़, इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मीन। मीन हम कहते हैं एवरेज और सम ऑफ द टोटल नंबर्स, यानी हमारे पास जो एवरेज होता है, एवरेज स्कोर होता है, वो हमारी मीन वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे हमारी 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, तो हमने उनसे एक टेस्ट कंडक्ट कराया 50 मार्क्स का। अब उस टेस्ट के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन करने किए होंगे, तो अब हम उन सब स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स को सम करते हैं, प्लस करते हैं और उसको 40 पे डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारे पास नंबर आता है, जो स्कोर आता है, वो हमारा मीन स्कोर है। नेक्स्ट आ जाता है मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नंबर्स या मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू। अब इसी टेस्ट की हम एग्जांपल अपने सामने रखते हैं कि इस टेस्ट में हमने बात की कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, तो अब उसमें से जो रिपीटेड नंबर होगा वो हमारा मोड होगा। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने 30 मार्क्स लिए, कुछ ने 40 लिए, कुछ ने 25। तो अब जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने लिए हैं 36 नंबर, तो 36 मोड वैल्यू है। मोड 2 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी 36 की हमने बात की, तो 5 लोगों ने 30 मार्क्स गेन कर लिए, यानी 5 मार्क्स का इसमें डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि 30 नंबर जो है वो 5 स्टूडेंट्स ने लिए हैं और 10 यानी 36 नंबर 10 लोगों ने लिए हैं, तो ये हमारे पास 2 मोड वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू क्या होती है? जैसे हमारे पास 1 से लेके 49 तक स्कोर है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगी 24.5। ये हमारी हो गई मीडियन या मिडल वैल्यू। लास्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को कहते हैं डिफरेंस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू और मीन वैल्यू, यानी जो सेंट्रल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, उसका ईच वैल्यू से कितना डिफरेंस है, ये हम स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर देखते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने डेटा के अगेंस्ट कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, इन्फ्रेंसेस करने हैं, उस वक्त हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस लगाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में तो हमने बात की कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगाते हैं, जिसके अंदर हमने मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एग्जांपल्स को देखा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाते हैं, किसके अंदर? इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के अंदर। यह आपने याद रखना है। पैरामीट्रिक टेस्ट को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये हम कब अप्लाई करते हैं, यानी उसके लिए 4 बेसिक एजम्पशंस हैं, ठीक है। जब ये एजम्पशंस पूरी होंगी तभी हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं करते, जो कि लोग कॉमनली करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये उसकी पहली एजम्पशन है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि अफेक्टेड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट का होना चाहिए, या उसे रेशो लेवल का होना चाहिए, या फिर इंटरवल। तो हमने एक एग्जांपल को पढ़ा है मोस्टली, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट स्कोर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो इसमें जो एकेडमिक अचीवमेंट स्कोर है वो क्या है? हमारे पास रेशो वैल्यू यानी रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट का है, और रेशो में हमने पढ़ा था कि जो 0 है वो ट्रू वैल्यू कंसिडर होती है, तो स्कोर तो 0 से ऑनवर्ड कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है कि कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मेजरमेंट का है। दूसरी असम्पशन है कि डेटा रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए और सैम्पल साइज लार्जर होना चाहिए। जितना हमारा सैम्पल साइज लार्जर होगा उतने ही रिजल्ट्स एप्लीकेबल होंगे, जनरलाइजेबल होंगे, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट असम्पशन है कि डेटा शुड बी रफली इक्वल। जो हमारे वेरिएंस हैं उसको दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे इक्वल होना चाहिए, रफली इक्वल होना चाहिए।
अगर ये एजम्पशंस पूरी होती हैं तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टी टेस्ट। इसके अंदर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये तो हो गए हमारे पास टी टेस्ट। इसके अलावा एनोवा है, मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फिर आता है कोरिलेशनल एनालिसिस, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस भी आता है, एनकोवा भी है, बट हम अब इनको वन बाय वन देखते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ये ऐसा टेस्ट है कि जिसके अंदर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इन द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, यानी जो हमारी गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं ये क्या हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब इनकी जो परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है यानी उसको कंपेयर कर रहे हैं हम या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, ये क्या हम किस में करते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये आपको नाम से ही जाहिर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हम स्कोर को कंपेयर करते हैं या उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम दो स्कोर्स को मेजर करते हैं या दो स्कोर्स को कंपेयर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यही एक ग्रुप है और इसमें दो स्कोर्स हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के हमने टेस्ट लिए और उन दोनों के स्कोर्स को हमने मेजर करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है, यानी मैथ्स में कितने मार्क्स लिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए। अच्छा, जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है इसको हम बिफोर ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर टेस्ट भी, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक साइंस का सब्जेक्ट है और वो हमने पढ़ा थ्योरेटिकली और उसमें हमने एक अचीवमेंट टेस्ट ले लिया। अब उसमें से जो स्कोर आएगा उसको आफ्टर ट्रीटमेंट यानी जब उसको उसमें हम कोई मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ चेंज लाते हैं, इनोवेशन करते हैं, यानी हम मिसाल के तौर पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं, इसके थ्रू हमने बच्चों को इंगेज किया प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अप्लाई करने के बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम अचीवमेंट स्कोर लेते हैं, अचीवमेंट टेस्ट एक दफ़ा फिर लेते हैं। जो पहला टेस्ट था उसका स्कोर और अभी वाला जो टेस्ट है इसका स्कोर, यानी हम दोनों स्कोर्स को अब डिफरेंशिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक ही इंडिपेंडेंट ग्रुप के सिंगल स्कोर को मेजर करते हैं, किसी कट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 25 हमारी कट वैल्यू है। कट वैल्यू से मुराद होता है प्री डिटर्मिन्ड या प्री डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। जैसे टीचर्स क्राइटेरिया रख लेते हैं पास का, फेल का, हम कहते हैं 100 में से 33 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। इससे जो कम मार्क्स होते हैं वो फिर जो स्टूडेंट है वो फेल होता है। तो क्या हुआ कि हमारी कट वैल्यू होगी। अब हम एक ही इंडिपेंडेंट ग्रुप के किसी सिंगल स्कोर को कट वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने बात की कि 25 नंबर वाला पास है और 24 नंबर आएंगे तो फिर उसको पास नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये है वन सैंपल टी टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। अब उनके वेरिएबल्स को हमने स्टडी करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एनोवा इस्तेमाल करते हैं। और मिसाल के तौर पे इसमें हम 3 मेथड्स अप्लाई करते हैं या 3 ग्रेड लेवल्स की अचीवमेंट को हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्री लेवल के, मैट्रिकुलेशन लेवल के और इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं और हमने उन तीनों की राइटिंग स्किल को कंपेयर करना है। तो तब हम क्या करेंगे, एनोवा लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कोरिलेशन या कोरिलेशनल एनालिसिस। कोरिलेशनल एनालिसिस हमने पढ़ा था, जैसे रिसर्च के अंदर हमने एक टाइप पढ़ी थी कोरिलेशन रिसर्च। तो कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर भी हम क्या कर रहे थे, 2 वेरिएबल्स को उनके दरमियान कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे। 2 वेरिएबल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं या एक वेरिएबल का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट है, वो कैसे उसको अफेक्ट करता है, हम ये देखते हैं, ठीक है।
तब हम लगाते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, और कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हम पियर्सन कोरिलेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसकी रेंज क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज +1.00 से -1.00 तक होती है। जितना हमारा ये वैल्यू या कोएफिशिएंट की रेंज +1.00 के करीब होगी, पॉजिटिवली कोरिलेट करेगा। जितना वो -1 और -1.00 के करीब होगी, तो फिर क्या होगा? ये नेगेटिवली कोरिलेट करेगा। ये तो हमारे पास थे पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये तीनों या 4 असम्पशंस जो हमने पढ़ी हैं, ये नहीं होती अप्लाई, यानी इनमें से एक भी असम्पशन दुरुस्त नहीं है या पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं, जो कि बहुत कम अप्लाई किए जाते हैं। तो जैसे हमारे पास सैम्पल साइज़ छोटा है, डेटा भी हमने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया, और वेरिएंस भी रफली इक्वल नहीं है, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारा कैटेगोरिकल लेवल का है या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो फिर हम क्या करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं? क्रॉस टेबुलेशन टेस्ट, जिसके लिए हम काई स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। जो ये क्रॉस टेबुलेशन टेस्ट है, ये हम 2 वेरिएबल्स की एसोसिएटिवनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक हाइपोथेसिस होता है, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। वो क्या एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल से अटैचमेंट को देखते हैं, एसोसिएटिवनेस को देखते हैं। तो ये भी एसोसिएटिवनेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, विल्कोसन साइन टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, और हमारी रिसर्च भी अब कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे, आई होप मंडे को। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070085.